हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि ब्रिटिश ने कैसे टेरिटरीज को कंकर्ड कर लिया था, किंगडम्स को ले लिया था, न्यू लॉज और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाया था, पीजेंट्स की लाइफ चेंज हुई थी एंड इत्यादि इत्यादि। चैप्टर में हम ये देखने वाले कि कैसे हमारा इंडिया यानी कि हमारा नेशन बिना किसी वेपन्स के सिर्फ वर्ड्स, आइडियाज और करेजेस के बेसिस पर इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन होता है साइलेंट से एक पावरफुल नेशनल मूवमेंट पर, जहाँ पर बहुत सारे हीरोज आते हैं, सबकी वॉइस यूनाइट होती है और एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है बिना किसी पॉज के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1870s टू 1947। इसमें हम ये देखेंगे जब हमारे भोले भाले इंडियंस का फ़ायदा उठाया गया और जब इंडियंस ने बोला इनफ इज़ इनफ, तब उन्होंने सीखा लड़ाई करना और फाइनली वो जीत भी गए बिना किसी वेपन्स के। इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। इंडियन पीपल ने स्लोली ये क्वेश्चन करना चालू कर दिया कि इंडिया है क्या और ये किसके लिए है। ग्रेजुअली इंडियंस ने ये रियलाइज़ किया कि इंडिया उनकी खुद की पीपल के लिए है। कोई मैटर नहीं करता कि उनका कास्ट क्या है, कलर क्या है, जेंडर, लैंग्वेज और रिलीजन क्या है, लेकिन वो ये जानते हैं कि जो ब्रिटिश है ना वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनके रिसोर्स को और उनके पीपल को। अगर ये धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा ना, ये कंट्रोल कंटिन्यू चलता रहा, तो इंडिया ट्रूली फ्री नहीं हो पाएगा। 1850s के बाद से क्या होता है, बहुत सारे जो एजुकेटेड इंडियंस होते हैं स्पेशली लॉयर, वो ना पॉलिटिकल ग्रुप फॉर्म करना चालू कर देते हैं ताकि वो लोगों के लिए बोल पाए। इनमें से जो कुछ फेमस है वो ये है: पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये जो आप वर्ड देख रहे हो ना सार्वजनिक, इसका मतलब होता है सारे लोगों के लिए। ये ग्रुप ये दिखाना चाहती थी कि ये पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ कोई पर्टिकुलर रिलीजन या फिर कम्युनिटी की। मतलब ये इक्वालिटी पर बिलीव कर रहे हैं। इनका मेन बिलीव ये था कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, उनके लोगों के पास इतना तो पावर होना चाहिए कि वो उसके डिसीजन खुद ही ले सके। तो यही आइडिया था नेशनलिज्म का हार्ट। तो इंडियन पीपल ब्रिटिश के अगेंस्ट जाते क्यों हैं? लोग ना अनहैप्पी होना चालू हो गए थे ब्रिटिश रूल से। 1870s और 1880s तक तो अनफेयर जो लॉ आए थे ना, उसके कारण उन्होंने एक लॉ लाया था, आर्म्स एक्ट। इसमें क्या हो रहा था, इंडियंस को कोई भी वेपन रखना अलाउ नहीं था, लेकिन वो रख सकते थे। वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1878। ब्रिटिश ने इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग पर स्टॉप कर दिया था अगर वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी क्रिटिकल चीज़ लिखती है या फिर प्रिंट करती है तो। तब फिर पिक्चर में आता है एल्बर्ट बिल 1883। इसमें क्या हुआ था कि कोई भी इंडियन जज जो है ना, अगर कोई भी यूरोपियन कोई भी क्राइम कर रहा है तो इंडियन उन्हें जज कर सकते थे, वो केस को हैंडल कर सकते थे। तो ब्रिटिश ऑफिशियल और यूरोपियन पीपल ये स्ट्रांगली इस बिल का अपोज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं थे इंडियन से जज होना, या फिर वो ये बिलीव करते थे इंडियन जो ना इन्फीरियर है उनके लिए, कि वो ये फील करते थे इंडिया में उनको स्पेशल प्रिविलेज मिलना चाहिए। तो इससे क्लियरली शो हो रहा था उनका रेसिस्ट माइंडसेट। इंडियन लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। 1880s में एजुकेटेड इंडियंस को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो एल्बर्ट बिल की कंट्रोवर्सी में ये एक्सपोज हो गया था कि ब्रिटिश कितने रेसिस्ट हैं। तो ये जो है ना, ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती गई। दिसंबर 1885 में 72 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया से, और वो मिलते हैं बॉम्बे में, ये एक मीटिंग करते हैं। ये मीटिंग मार्क करती है बिगनिंग की इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ये फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था इंडियंस के लिए जो नेशनल लेवल पर हुआ था। मोस्टली बॉम्बे और कलकत्ता से ही फर्स्ट कांग्रेस के लीडर्स थे, जिसमें कुछ नाम ये है: दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रमेश चंद्र दत्त और एस सुब्रमण्य अय्यर। दादा भाई नौरोजी ये लंदन में रहे थे। इवन ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के ना मेंबर भी थे। इन्होंने बहुत सारे यंग नेशनलिस्ट को गाइड किया था। एक और नाम है H.O. ह्यूम। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, फिर भी इन्होंने बहुत सारे इंडियंस को जो डिफरेंट रीजन्स आते थे उन्हें एक साथ लाने में मदद की थी, और जो फॉर्मेशन हो रहा था ना कांग्रेस का, उसके लिए इन्होंने सपोर्ट भी किया था। नेशन इन द मेकिंग। फर्स्ट 20 ईयर्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस को मॉडरेट बोला जाता था। क्यों? क्योंकि उसके लीडर ये बिलीव करते थे कि पीसफुल मेथड्स और ग्रेजुअल चेंज से ही ये जो नेशन है वो थोड़ा कन्वर्ट हो सकेगा और पावर उनके हाथ में आती जाएगी। तो वो मॉडरेट्स चाहते क्या थे? उनकी डिमांड ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, वो इंडियंस होना चाहिए गवर्नमेंट में, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए, सिविल सर्विस एग्जाम्स होना चाहिए इंडिया में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस उस एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन कर पाएँ, और हाई गवर्नमेंट पोस्ट इंडियन को भी मिलनी चाहिए जो मोस्टली यूरोपियंस को ही मिलता था। ये डिमांड भी एक तरह का स्टैंड ही था अगेंस्ट रेसिज्म, क्योंकि ब्रिटिश तो बिलीव करते थे कि इंडियन कैपेबल नहीं है रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होल्ड करने के लिए। मॉडरेट्स ने ये भी आर्ग्यू किया था कि अगर इंडियंस ये जॉब को ले लेते हैं ना, तो इससे रिड्यूस होगा द ड्रेन ऑफ वेल्थ। मतलब कि जो भी अर्निंग ब्रिटिश कर रहे थे वो ले जा तो इंग्लैंड ही रहे थे, यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा था, ना ही डेवलपमेंट हो रही थी, ना ही कुछ हो रहा था, वो सब अपने इंग्लैंड में ही भरते जा रहे थे।
और तो और उनके कुछ और भी डिमांड्स थे, जैसे कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर देना चाहिए, आर्म्स एक्ट को बंद कर देना चाहिए और उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए उनके खुद के स्पीच और एक्सप्रेशंस के लिए। इकोनॉमिक इशू भी ब्रिटिश रूल में बढ़ती जा रही थी। मॉडरेटर्स ने कहा कि ब्रिटिश रूल ना पॉवर्टी ऑफ famine और हाई लैंड रेवेन्यू से क्या हो रहा था, पिजेंट्स और ज़मींदार दोनों हर्ट हो रहे थे। और जो इंडियंस ग्रेन है उसका एक्सपोर्ट किया जा रहा था यूरोप में, जिससे इंडिया में फूड शॉर्टेज आ रही थी। तो ये सारे कॉज थे। तो मॉडरेट्स ने ब्रिटिश ऑफिशियल से ये डिमांड की कि लैंड रेवेन्यू को लो कर दीजिए, मिलिट्री में जितना भी स्पेंड हो रहा है उसको लेस कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मनी इरिगेशन पर स्पेंड करिए, सॉल्ट टैक्स का रिडक्शन कर दीजिए, इंडियन वर्कर्स जो अब्रॉड गए हैं उनको बेटर ट्रीट कीजिए, और जो फॉरेस्ट लॉ से पीपल अफेक्ट हुए हैं ना फॉरेस्ट के, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए। इससे ये पता चलता है कि इवन तो कांग्रेस के लीडर्स एजुकेटेड एलिट्स थे, फिर भी उन्होंने कॉमन पीपल के लिए भी बोला। मॉडरेट लीडर पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट करने का ट्राई कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि ब्रिटिश रूल कितना अनफेयर है। इसके लिए उन्होंने पब्लिश किया न्यूज़पेपर, आर्टिकल, स्पीचेस दिए। उन्होंने ट्रैवल किया पूरे इंडिया में, ताकि वो एक्सप्लेन कर पाए कि ब्रिटिश रूल कितना हार्म कर रहा है पूरी कंट्री को। वो बिलीव करते थे कि ब्रिटिश है ना, वो रिस्पेक्ट करते हैं फ्रीडम और जस्टिस को। तो अगर इंडियन खुद की जो डिमांड है उसको एक्सप्रेस करेंगे पीसफुली, तो गवर्नमेंट उनकी बात को सुनेंगे। 1890s के अराउंड बहुत सारे इंडियंस को ये लगने लगता है कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो है, अपनी मेथड पर बहुत ज़्यादा जेंटल है। इसलिए न्यू ग्रुप ऑफ लीडर इमर्ज होकर आती है बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब से। इसमें इंक्लूड होते हैं बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय। इन लीडर्स को रेडिकल्स बोला जाता है। क्रिटिसाइज करते थे अर्ली कांग्रेस लीडर को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैटिशंस और स्पीचेस पर ही डिपेंड करते थे, इसलिए इन्होंने इनका नाम ही रख दिया पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स। रेडिकल्स का ये मानना था और वो ये चाहते थे कि इंडियन को खुद की स्ट्रेंथ पर डिपेंड रहना चाहिए, ना कि ब्रिटिश की कृपा पर। उन्हें एक्टिवली फाइट करना चाहिए स्वराज यानी कि सेल्फ रूल के लिए। सेल्फ रिलायंस और कंस्ट्रक्टिव वर्क ही ज़्यादा एसेंशियल है, यानी कि इंडियन गुड्स को यूज़ करना चाहिए, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड करना चाहिए और ब्रिटिश के प्रोडक्ट पर ना लेस डिपेंड रहना चाहिए। इससे जो स्ट्रेंथ है कंट्री की वो अंदर से बाहर आ पाएगी, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और यूनिटी रहेगी सबके बीच। बाल गंगाधर तिलक ने स्ट्रांगली डिक्लेयर कर दिया था कि फ्रीडम उनका बर्थ राइट है और वो उसे लेकर ही रहेंगे। 1905 में ब्रिटिश वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन जो थे, उन्होंने बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ईस्ट बंगाल एंड असम एंड वेस्ट बंगाल। उस टाइम पे बंगाल एक बहुत ही ह्यूज प्रोविंस था, जिसमें बिहार, कुछ पार्ट्स उड़ीसा के इंक्लूड थे। लेकिन उन्होंने पार्टीशन क्यों किया बंगाल का, तो उन्होंने ये बताया कि बंगाल बहुत ज़्यादा बड़ा है गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा अगर उसे डिवाइड किया जाएगा। लेकिन ये रियल रीज़न नहीं था। रियल रीज़न तो पॉलिटिकल कंट्रोल था, ताकि वो बंगाल के जो लीडर्स हैं उनका पावर वीक कर सकेंगे। उस टाइम पे बंगाल एक सेंटर था पॉलिटिकल एक्टिविटी का, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट वहीं पे रहते थे। ये एक वे था कि वो उनकी यूनिटी और इन्फ्लुएंस को ब्रेक कर सके। सेकंड जो रीज़न था वो बंगाली पीपल को डिवाइड करना था। पहले मिक्स्ड हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे रहती थी, लेकिन स्प्लिटिंग के बाद ब्रिटिश ने क्रिएट किया एक कम्युनल डिवीज़न को, जिसमें उन्होंने नेशनलिज्म के फीलिंग को वीक करना चालू किया। इस पॉलिसी को बोला जाता था डिवाइड एंड रूल। थर्ड, ब्रिटिश ऑफिशियल और बिजनेसमैन को बेनिफिट देना। ब्रिटिश ट्रेडर चाहते थे कि कुछ पार्ट बंगाल के में उन्हें ईजियर एक्सेस मिले। पार्टीशन एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा कन्वीनियंट बना रहा था ब्रिटिश के लिए, बल्कि इंडियंस के लिए नहीं बना रहा था। पार्टीशन क्लियरली पॉलिटिकल क्यों था। अगर ब्रिटिश सच में चाहते ना एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, तो वो सेपरेट करते बिहार और उड़ीसा को। क्यों? क्योंकि वो ना कल्चरली डिफरेंट था। इंस्टेड उन्होंने क्या किया, ईस्ट बंगाल जहाँ पे मेजोरिटी मुस्लिम रहती है उसको ज्वाइन कर दिया असम के साथ में, जहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस बनता ही नहीं था। इससे ये पता चलता है कि उनका गोल एडमिनिस्ट्रेशन था ही नहीं, वो तो पॉलिटिकल कंट्रोल चाहते थे। इसके बाद इंडियंस ने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया, मैसिव प्रोटेस्ट हुए, बॉयकॉट किया ब्रिटिश गुड को, स्वदेशी मूवमेंट को लाया और पब्लिक मीटिंग और रैलीज निकाली। ये प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया, इसलिए ब्रिटिश को ये पार्टीशन कैंसिल करना पड़ा था 1911 में। ये स्वदेशी मूवमेंट आखिर हुआ ही इसलिए था क्योंकि पार्टीशन हो रहा था बंगाल का, तो लोग वैसे ही बहुत ज़्यादा भड़के हुए थे पूरी इंडिया में। ये फर्स्ट टाइम था मॉडरेट्स और रेडिकल दोनों ने साथ मिलकर अपोज किया था। पीपल ने ऑर्गेनाइज किया था ह्यूज पब्लिक मीटिंग, मार्च और फॉरेन क्लोथ पे आग लगाई थी। ये जो मूवमेंट है ना स्वदेशी मूवमेंट, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था बंगाल में। इसके अलावा लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे प्लेसेस लाइक डेल्टाई आंध्रा, जहाँ पे लोग ने उसे वंदे मातरम मूवमेंट बोला था। ये स्वदेशी मूवमेंट एनकरेज कर रहा था सेल्फ हेल्प और इंडियन गुड्स को यूज़ करना, नेशनल एजुकेशन, इंडियन लैंग्वेज और बॉयकॉट करना ब्रिटिश गुड्स और इंस्टीट्यूशन को। कुछ रेडिकल तो ये भी मान रहे थे कि रिवॉल्यूशनरी वायलेंस ही एक ऐसा तरीका होगा जिससे ब्रिटिश रूल एंड हो जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में मुस्लिम लैंडलॉर्ड, नवाब, एलिट लीडर्स के ग्रुप ने फॉर्म किया था ऑल इंडियन मुस्लिम लीग को ढाका में, बांग्लादेश। ये लीडर मोस्टली वेल्दी फैमिली से आते थे। ये चाहते थे अपना
पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना अंडर ब्रिटिश रूल। इन्होंने सपोर्ट किया था पार्टीशन को। क्यों? क्योंकि जो ईस्ट बंगाल में ना बहुत सारे मुस्लिम रहते थे, तो वो मेजॉरिटी में हो जाते। ये बिलीव करते थे कि मुस्लिम को और ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिलेगा, और कांग्रेस ऐसा नहीं चाह रहे थे, वो तो स्ट्रांगली अपोज कर रहे थे पार्टीशन को। तो ये जो लीग है ना, वो उस फेवर में था। ये लीग डिमांड कर रही थी कि मुस्लिम को सेपरेटली वोट करना चाहिए और उनके रिप्रेजेंटेटिव को खुद ही इलेक्ट करना चाहिए, ना कि वो सेम हिंदू सिस्टम में वोट करनी चाहिए, जिसे सेपरेट इलेक्टोर्स बोलते थे। फिर ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया था मुस्लिम लीग के डिमांड को, और उन्होंने रिफॉर्म लाया था 1909 में मोर्ले मिंटो। इसके रिजल्ट में जो कुछ सीट है ना, वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्व होगी मुस्लिम के लिए, और मुस्लिम वोटर जो है मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट करेंगे। इससे जो पॉलिटिकल वेट है ना, वो रिलीजियस आइडेंटिटी को जा रहा था। नेशनल पॉलिटिक्स में टेंशन, ट्रस्ट क्रिएट हो रहा था कम्युनिटीज़ के बीच में, और वो वीक कर रही थी जो यूनिटी थी ना नेशनल मूवमेंट की, उसको। ब्रिटिश ने मुस्लिम लीग की डिमांड को इसलिए सपोर्ट किया था क्योंकि उससे इंडियंस के बीच में एक रिलीजियस लाइन क्रिएट हो रही थी, जिससे वो उन्हें डिवाइड कर रही थी। जो इन्फ्लुएंस था कांग्रेस का, वो रिड्यूस होते जा रहा था, और अगर हिंदू मुस्लिम में डिवाइड हो जाएगा इंडिया, तो उनकी यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। इससे उन पर कंट्रोल पाना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 1909 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ना स्प्लिट हो जाता है 2 ग्रुप्स में, मॉडरेट्स और रेडिकल्स। अब ये स्प्लिटिंग क्यों हुई? मेन रीज़न ना डिसएग्रीमेंट था, जो मेथड है प्रोटेस्ट का उसके ऊपर में। मॉडरेट्स चाहते थे कि सब कुछ पीसफुली हो, स्लोली हो और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से हो, जबकि अदर हैंड में रेडिकल्स चाहते थे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना, जैसे कि बॉयकॉट कर दिए थे उन लोग ब्रिटिश के गुड्स को, मास प्रोटेस्ट और एक्टिव रेजिस्टेंस दिखा रहे थे वो लोग। मॉडरेट्स का ये मानना था कि बॉयकॉट ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, जबकि रेडिकल्स ये चाह रहे थे और बिलीव कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ब्रिटिश के ऊपर रियल प्रेशर डालने के लिए। मीटिंग तो हो गई, लेकिन जो मॉडरेट्स थे ना, वो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे कांग्रेस ग्रुप में, तो रेडिकल को उनके आउटसाइड वर्क करने के लिए फोर्स किया गया। तो रेडिकल लीडर्स ने ऑपरेट किया सेपरेटली, लेकिन उन्होंने अभी भी कंटिन्यू किया था यूनाइट करने पीपल को। तो बाय 1915 ये दोनों ग्रुप को रियलाइज़ हो गया कि ये लोग ऐसे ही सेपरेटली फाइट करेंगे ना, तो नेशनल मूवमेंट वीक पड़ जाएगा। इसलिए ये दोनों ग्रुप रीयूनाइट कर लेते हैं कांग्रेस में, और ये यूनिटी कांग्रेस को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है, मोर इफेक्टिव बनाती है स्ट्रगल में सेल्फ रूल के लिए। 1960 में कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट को साइन करते हैं, जिसका नाम है लखनऊ पैक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि दोनों एक साथ पे वर्क करके डिमांड कर रहे थे लार्ज शेयर गवर्नमेंट में, और भी ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया। फर्स्ट टाइम हिंदू मुस्लिम यूनाइट किए थे पॉलिटिकली अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। 1990 के बाद जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है, वो स्लोली मास मूवमेंट में टर्न आउट हो जाता है। पहले क्या होता था, सिर्फ एजुकेटेड लोग ही उसमें इन्वॉल्व होते थे, लेकिन अब पीजेंट्स, ट्राइबल, स्टूडेंट्स, वुमेन, इवन जो वर्कर होते हैं ना, वो भी पार्टिसिपेट करना चालू कर दिए थे। और कुछ बिजनेस ग्रुप ने भी कांग्रेस का सपोर्ट किया था। अब ये ऐसा हो क्यों रहा था? क्योंकि वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट था इंडिया के ऊपर। ब्रिटिश ने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए थे वॉर पे, तो उसको मैनेज करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, इंडिया का ही टैक्स बढ़ाने लग जाते हैं। जो कौन सफ़र करते हैं? पीपल और बिजनेसेस सफ़र करती है। इवन वो लोग क्या करते हैं, डेली गुड्स है ना, उनके प्राइजेस को भी अप कर देते हैं, जिससे ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा था। जो इंडियन इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे ये जो बिजनेसमैन थे, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, क्योंकि जो फॉरेन का इम्पोर्ट है, जो चीज़ें बाहर से इंडिया में आ रही थी, वो बंद हो चुकी थी और कम हो चुकी थी, जिससे जो इंडियन फैक्ट्रीज हैं और ज़्यादा एक्सपैंड कर रही थी। ब्रिटिश ने फोर्स किया था बहुत सारे जो विलेजेस है वहाँ के मेंस को, कि वो लोग आर्मी को ज्वाइन करेंगे, वो फोर्स करते थे। तो जो सोल्जर्स हैं ना, अब्रॉड जाकर लड़ते थे, जबकि वो वॉर इंडियंस के लिए था ही नहीं। लेकिन फिर जब वो रिटर्न आते थे, वो लड़ किसके लिए रहे? ब्रिटिश लोग के लिए। लेकिन जब वो इंडिया वापस आते थे, तो वो देखते थे कि जो इम्पीरियल पावर है, वो कितना एक्सप्लॉइट कर रही है यहाँ के लोगों को। तो इससे उनको और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि वो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में फ़ाइट करेंगे। थर्ड जो रीज़न था, वो था जो लोग हैं पीजेंट्स और वर्कर इंस्पायर हुए थे रशियन रिवॉल्यूशन से। अब ये रिवॉल्यूशन किसने किया था? पीजेंट्स और वर्कर ने। ये बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था, जिसमें अनजस्ट गवर्नमेंट को रिमूव कर रहे थे ये लोग। अब ये जो न्यूज़ है, वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गई थी, तो लोग जो है सारे जगह में वो ये फील करने लग गए थे, उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि ऑर्डिनरी लोग भी है ना, वो भी फाइट कर सकते हैं अगेंस्ट इनजस्टिस, और वो चेंजेस भी ला सकते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन के बहुत सारे आइडियाज़ पॉपुलर हुए थे, जैसे कि इक्वालिटी और सोशलिज्म, जिसमें सबको इक्वल राइट मिलनी चाहिए, रिच और पुअर के जो बिटवीन गैप है वो कम होनी चाहिए या फिर ख़त्म हो जानी चाहिए, और गवर्नमेंट को कॉमन लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। तो ये जो इंडियन नेशनलिस्ट थे ना, वो ये आइडिया को बहुत पसंद करते थे, और वो ऐसा मानते थे और वो फील करते थे कि इंडिया भी यही डिज़र्व करता है, जस्टिस, इक्वालिटी और फ्रीडम। इंडियन ने जब इसके बारे में सुना, तो लोगों ने फाइट करना चालू किया अगेंस्ट इनजस्टिस, और
बाकी कंट्री में भी इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। जब इंडियन लीडर्स ने प्रमोट किया ये आइडिया इक्वालिटी और राइट का, तो जो इंडिया के पीपल थे वो भी इसके बारे में ज़्यादा अवेयर होते गए और वो ब्रिटिश रूल के खिलाफ बहुत ज़्यादा एंग्री होते गए, जिसका रिजल्ट जो फार्मर्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स थे ये सब ज्वाइन करते हैं नेशनल मूवमेंट को और फाइट करते हैं अगेंस्ट ब्रिटिश। द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी इंडिया आए थे ना, तो उस टाइम पे इंडिया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती थी अंडर ब्रिटिश रूल। तो इन सारे कारणों की वजह से महात्मा गांधी एक बहुत ही पॉपुलर नेशनल लीडर बन गए थे। गांधी जी इंडिया तब आए थे जब वो 46 के थे, 1915 में। इंडिया आने के पहले उन्होंने सक्सेसफुली एक जो प्रोटेस्ट है उसको लीड किया था, नॉन वायलेंट, साउथ अफ्रीका में, जो कि रेसिस्ट लॉ के अगेंस्ट था। अब ये मूवमेंट के ही कारण जो वो बहुत ही वेल नोन लीडर और रिस्पेक्टेड लीडर बन चुके थे इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह पे। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत सारे जो रिलीजन्स है, कम्युनिटी है, उनके लोगों के साथ वर्क किया था, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा मदद मिली थी इंडियन डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए और उनको अच्छे से समझने के लिए। महात्मा गांधी इंडिया वापस आते हैं ना, वो अपना पूरा 1 साल स्पेंड करते हैं इंडिया को अच्छे से जानने के लिए, ट्रैवल करते हैं वो बहुत सारे ऑर्डिनरी लोगों से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं और उनके स्ट्रगल को समझते हैं। उसके बाद उन्होंने फर्स्ट 3 मेजर जो स्टेप्स लिए थे इंडिया में। फर्स्ट चंपारण जो कि बिहार में है, वहाँ के इंडिगो फार्मर्स के लिए उन्होंने हेल्प की थी अगेंस्ट हार्श प्लांटेशन लॉ। खेड़ा जो कि गुजरात में है, उन्होंने वहाँ पे उन पीजेंट्स की सपोर्ट की थी जो क्रॉप फेलियर के कारण टैक्सेस को पे नहीं कर पा रहे थे। अहमदाबाद गुजरात में इन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली लेड किया था मिल वर्कर स्ट्राइक को 1918 में। अब ये जो मूवमेंट जब ये कर रहे थे ना, तब उस दौरान वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर से मिलते, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। और ये जो उनका अर्ली एक्सपीरियंस था ना, वो उनको प्रिपेयर कर रहा था लार्ज मास मूवमेंट के लिए, जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था 1990 से 1922 में, जिसने फ्रीडम स्ट्रगल को ट्रूली नेशनल बनाया था। रॉलेट सत्याग्रह। 1919 में ब्रिटिश ने रॉलेट एक्ट को पास किया था, जिसमें यह अलाउ किया गया था कि लोगों को बिना ट्रायल के अरेस्ट कर सकते हैं और फ्रीडम और स्पीच और मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो इंडियन लीडर जैसे कि गांधी और जिन्ना, इन्होंने स्ट्रांगली इसका अपोज किया था। उन्होंने बोला था कि बहुत अनफेयर है और ऑप्रेसिव है। इस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी ने लोगों से कहा था कि 6 अप्रैल 1919 को ये एक डे मनाएंगे, नॉन वायलेंट हड़ताल, जिसमें वो स्ट्राइक करेंगे, प्रेयर करेंगे, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। सत्याग्रह सभा इसलिए ही फॉर्म हुई थी ताकि ये मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया जा सके। ये मूवमेंट बन जाता है इंडिया का फर्स्ट नेशन वाइड प्रोटेस्ट। इवन तो ये बहुत सारे सिटीज़ में एक्टिव नहीं था, बहुत सारे जगह ये प्रोटेस्ट हुआ था और ब्रिटिश ने इसके जो अगेंस्ट जो रिएक्ट किया था ना, वो बहुत ही हार्श था। एग्जाम्पल है जलियांवाला बाग। ये वर्स्ट इंसिडेंट है जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जहाँ पे जनरल डायर ने पीसफुल क्राउड में फायरिंग करने का ऑर्डर दे दिया था, जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। इससे रविंद्रनाथ टैगोर इस ब्रोटैलिटी से बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और जो उन्हें नाइटहुड जो अवार्ड वो मिला होता है, जिसे अगर कोई बहुत ग्रेट सर्विस दे रहा है लिटरेचर में, आर्ट में या फिर साइंस या फिर बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें रिलेटेड होती है जो ब्रिटिश किंग और क्वीन देते हैं, उन्हें उन्होंने वापस कर दिया था इस अवार्ड को ये प्रोटेस्ट के बाद में। जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर था इस मूवमेंट का, वो था यूनिटी हिंदू और मुस्लिम के जो बीच में था। खिलाफत एजिटेशन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में ब्रिटिश ने टर्किश सुल्तान के ऊपर में बहुत ही हार्श ट्रीटी को इम्पोज किया था। जो खलीफा थे, रिलीजियस हेड बोल सकते हैं मुस्लिम्स के लिए, जिससे इंडियन मुस्लिम बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। उसी तरीके का गुस्सा जो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद में हुआ था। तो लीडर जैसे कि मोहम्मद अली, शौकत अली, इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था खलीफा को सपोर्ट करने के लिए। वो चाहते बहुत बड़ा नेशनल प्रोटेस्ट चाहते थे। गांधी जी ने इनका सपोर्ट भी किया था और कन्विंस भी किया था कांग्रेस को स्ट्रगल को ज्वाइन करने के लिए। जो पंजाब रॉन्ग यानी कि जलियांवाला बाग, खिलाफत रॉन्ग और स्वराज के लिए वो लड़ना चाहते थे। तो ये जो है ना, ये लेड करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1921 से 1922 में, जिसमें पीपल अक्रॉस द कंट्री प्रोटेस्ट करते पीसफुली, जहाँ पर स्टूडेंट गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज को छोड़ देते, लॉयर्स जैसे कि मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, राजा जी, सफ अली, या अपनी जॉब को छोड़ देते। लोग जो ब्रिटिश का टाइटल था उसे रिटर्न कर देते हैं। काउंसिल, लेजिस्लेचर बॉयकॉट हो जाते हैं। फॉरेन क्लोथ्स भी जो है वो बर्न कर दिया जाता है पब्लिकली। जो इम्पोर्ट होता है ना फॉरेन क्लोथ का, वो ड्रॉप हो जाता है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत था। इंडिया मूव कर रहा था टुवर्ड्स अ मैसिव नेशन वाइड रिवॉल्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट में। 1920s के अराउंड इंडियंस का मूड भी लाइक ऐसा था कि ब्रिटिश रूल तो अब हमें कैंसिल ही करना है। गांधी जी बोलते अरे थोड़ी शांति तो रखो, बोलते डन, थोड़े फॉरेन कपड़े जरूर जलाएंगे। और इसके बाद जो हुआ, वॉच अहेड इन द नेक्स्ट वीडियो।